जन ने अभी तक जॉब चालू नहीं किया रहेगा तो तुम्हारा जॉब का टाइम फिक्स नहीं हुआ है। जिन लोगों का जॉब लग चुका है उनका ऑफिस का एक टाइम होगा, मान के चलो सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक, मतलब वो 9 से 5 अपने जिंदगी का वक्त दे चुके हैं किसी काम के लिए। अब 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो घर से डिपेंडिंग वेयर यू स्टे, नजदीक रहते रहेंगे तो 8 साढ़े 8 बजे, कोई दूर जाता रहेगा तो सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। और रोड का ट्रैफिक बढ़ चुका है, पहले कुछ दिनों में लॉकडाउन में रोड काफी, फिर जाके वापस आने तक शाम को 7 बजे। लेट मी टेल यू वन थिंग, जॉब करने वाले लोगों के लिए जो उस राह में जा चुके हैं उनके लिए वापस पढ़ाई में आना ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। Yes, those who are into education only, maybe they get an upper hand in this, उनको वापस वही सब चीज सुनने मिलता है, but otherwise it is difficult. So anyways, as a student आपको आपका पढ़ाई का टाइम, आज हम लोग बात कर रहे हैं सितंबर 10 तारीख को, मान के चलो अर्लीस्ट अक्टूबर 1 तारीख को आपका पेपर डिक्लेयर होता है, तो अगला 20 दिन है आपके पास, 20 days, and you have to study your 6 subjects. So my dear friends, plan it out first. मैं अगर एफए का अगर एक चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन आज आप लोगों को दूंगा, शायद पूरा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थियरी पे फोकस करने वाले हैं। तो एफए में आप लोगों को 5 चैप्टर्स है, तो 5 दिन एफए के लिए जाएगा। कॉस्टिंग में 5 चैप्टर है तो 5 दिन उसके लिए जाएगा। तो मेरे तरफ से हम लोग 10 दिन 10 लेक्चर लेंगे। हाँ, रोज लेने का कि एक दिन छोड़कर एक दिन लेने का, ये तुम्हारा कॉल रहेगा, जैसे तुम मुझे बताओगे वैसे हम लोग कर सकते हैं। Please give me your opinion whether should I take everyday lecture or alternate day lecture. Please type in the chat box. I also feel everyday will be a better option rather than alternate day. The only advantage alternate day has is you can learn other subjects. But 1 घंटा तुम लोग मेरे ख्याल से दे ही सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। So friends, हम लोग डेली 11:30 to 12:30 का मैंने टाइम चुनने के पीछे कारण यही है कि मेरे ख्याल से तुम लोग सब सुबह बहुत जल्दी भी नहीं होता है और दोपहर को बहुत लेट भी नहीं होता है। यू आर बैलेंस्ड एट दिस टाइम। आपको ये टाइम मैनेज करना जरा आसान होगा। सुबह मैंने 9 बजे रखा तो बहुत सारे जन का सुबह उठने का टाइमिंग बदल चुका है। बहुत सारे जन अभी रात को लेट जागते हैं एंड सुबह उठते उठते उनका 9 साढ़े 9 कब बजता है मालूम नहीं। तो सुबह 9 बजे रखना रिस्की है टीवाई वाले लोगों का लेक्चर। दोपहर को वापस आप लोगों का कमिटमेंट क्या रहेगा आई डोंट नो। घर पे खाना खाने के बाद कुछ लोग सोते बीते रहेंगे तो उनका अलग प्रॉब्लम रहेगा। एंड इवनिंग में नेटवर्क का इश्यू रहता है। ऐसा बहुत सारा मल्टीपल, इसलिए ये टाइम हमने चुना है सो दैट वी ऑल आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। वैसे सुबह जागने वाले लोग कितने लोग हैं? सुबह 9-10 बजे 11 बजे उठते हैं आराम से? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। 7:30 को उठती है, वेरी गुड। वैसे भी मेरे को जरूरी है। ओ भुवनेश्वरी 6:30, वेरी गुड। 7 वाजता, तुम्ही 10 वाजता, अर्चना 8, अनुष्का 8, आरती 6 बजे, वेरी गुड। तन्वी 9, काजल 10:30 है कि क्या है वो? सुखिया ये 10, मानसी 10। अच्छा हाँ, नाइट शिफ्ट वाले लोग को फिर माफ है, वो चलेगा। तो 9 और 10 मेरे को एक्सपेक्टेड था ही। 8, साढ़े 8, 9, 10। जिंदगी के ऐश कर रहे हो, कर लो, कुछ दिन और आज़ादी के हैं तुम्हारे पास। उसके बाद तो फिर लाइफ पे आ जाओगे सब लोग। जिंदगी का रेस जब भागना चालू करोगे तो 3 इडियट्स में वायरस बोलता है वैसा, लाइफ इज ए रेस एंड यू हैव टू रन। बस गाड़ी का टाइम फिक्स हो जाएगा, 8-10 का गाड़ी पकड़ना है तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। कुछ दिन और आज़ादी के, कुछ दिन और मजे कर लो। अभी तो वैसे तुम्हारा एग्जाम है बोला तो शायद कुछ लोगों का नींद उड़ गया रहेगा ऑलरेडी।
और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों के लिए मदद किया, तो पबजी को बैन करके। पबजी डेंजरस था, बहुत सारे जन उसके क्या बोलते हैं उसमें सर्कल में आ चुके थे और दिन का बहुत सारा टाइम उसमें जाता था। तो इट इज गुड, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आई जस्ट गॉट टू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। एनीवेज, लेट अस नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। सो एज वी ऑल नो, हम लोगों को एफए में वी आर हैविंग 5 चैप्टर्स इन सेमेस्टर 6 एंड क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको चैप्टर का थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पीपीटी स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और उसमें से सतीश घाबरू नको, तुझ्या स्क्रीनवरच्या भागाला स्टॉप प्रेझेंटिंग म्हणून दिलं आहे, तिथे क्लिक कर. लेट आल्याचा परिणाम, हे सगळं आमचं एक्सरसाइज 15 मिनिटं झालं पहिले. हो, धन्यवाद. थोडं लवकर येत जा, 11:30 वाजता लेक्चर सांगितलं, 11:30 ला यायचं बेटा. एनीवेज, लेट अस नॉट डिविएट. सो देयर आर few students whom I would like to thank. मतलब जस्ट आफ्टर द एग्जाम्स या जब अपना बीच में मैंने रिवीजन लेक्चर्स चालू किया था मार्च अप्रैल में, कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने मेरे को मदद किया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी. ठीक है, दिस इंक्लूडेड गोमती अय्यर, मोहन, दिनीत पुजारी, श्रुति अय्यर, ठीक है, गौरी दलवी वॉज देयर, I think Bhuvneshwari was a part of the group, Aarti was there, and I'm sorry if I'm forgetting anybody's name. So these people help. अभी मैं जो PPT प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये उन बच्चों लोगों ने बनाया हुआ है, उन्होंने बना के मेरे को दिया, so that मैंने सोचा कभी ना कभी काम में आएगा, और उन्हीं के काम में आ रहा है, इसके लिए मेरे को खुशी बहुत ज़्यादा है that it is helping those people only. So as we are talking, I'll be just starting with PowerPoint presentation of this particular topic, that is, ये मैंने नाम दिया हुआ था अपने प्रोजेक्ट को, Vishon, that is Vishu sir online, that was Vishon. So friends, तुम लोगों को तुम्हारा जो चैट्स जो चालू था मेरे साथ इंटरैक्शन, वो चालू ही रखना है. आई विल बी लॉग्ड इन थ्रू 2 डिवाइसेस. वन वुड बी माय मेन लैपटॉप. सॉरी, ये होता है क्योंकि मैं 2 लॉगिन किया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा हमिंग का साउंड आ सकता है. तो आपके मैसेजेस देखने के लिए मैंने मोबाइल से भी लॉगिन किया हुआ है. So this was our online learning, what is called as mechanism, or in very simple words, tool for online learning. You will be seeing my screen. Nobody presents now, नहीं तो मेरा screen गायब हो जाएगा. Okay. Ashok, you are not supposed to present. सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्लीज कंफर्म. So this is our online learning, which is called as Vishon. We will be soon launching it. मैं अगले साल के लिए तैयारी कर रहा था, अचानक ये साल अपने को जरूरत पड़ रही है. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू मेक लर्निंग मोर इजी थ्रू PowerPoint presentations. So the name of the chapter that we are going to discuss today is translation of foreign exchange या foreign currency transactions. हम लोग सब लोग जानते हैं this is based on accounting standard 11. क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है, so it is very important that you understand the basics of accounting standard now. Does anybody remember what was an accounting standard all about? किसी को याद है कि accounting standard क्या था?
मैंने एक बार क्लासरूम में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. If anybody is typing, that would be great. I'm just looking out. Yes, Arvind Iyer says rules. To be more specific, accounting standard. Standard basically refers to a universal rule, universal practice, universal what is called as way of doing a thing. Why a universal? क्योंकि अगर लोगों को छोड़ दिया तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. तो एक कॉमन रूल्स, अगर हमारे पास सेट ऑफ रूल्स रहेगा, जैसे स्कूल में हम लोगों को दिया था. यस, मोहनलाल दुबे इज करेक्ट. अगर हम लोगों को यूनिफॉर्म दिया जाता था, सो दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर क्लास यू बिलोंग टू, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्लास में सब लोग, जहाँ पर अभी एक बार स्कूल में आ गए, सब लोग एक जैसा होना चाहिए. वो इवननेस लाने के लिए देयर वाज दिस कांसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म. तो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस प्रेजेंट करने का यूनिवर्सल रूल, और एटलीस्ट रूल्स विच आर सेम अक्रॉस इंडिया, सेम होना चाहिए, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं. देयर आर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट विच आर हैपनिंग एंड there are so many accounting standards. Accounting standard 11 talks about translation of foreign currency transactions. My dear friends, remember, business has moved from commerce to e-commerce. What do you understand when I say, and I want you all, सब लोग जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो, भी पार्टिसिपेट. यू ऐसे ही किधर तो भी बेड पे लेट कर कोई भी लेक्चर सुनेगा तो फायदा नहीं है. आप जब पढ़ने बैठ रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर बैठ रहे हो, सी टू इट दैट यू आर सिटिंग ऑन ए टेबल एंड ए चेयर, या कोई पढ़ाई का परफेक्ट जगह पे बैठे हो, तो ही तुम्हारे पास पढ़ाई आएगा. स्कूल कॉलेज क्लासेस में आपको एडवांटेज होता था, आपको बेंच दिया जाता था, आप सीधा बैठ के सुनते थे. अब क्या होने वाला है, यूट्यूब चैनल देखते हो वैसा लेट के देखोगे, पढ़ाई आने वाला नहीं. तो ये मेरा पहला तुम्हारे लिए नसीहत है, जब आप लेक्चर बैठ रहे हो, पेन, पेपर, नोटबुक, कैलकुलेटर, जो सब सामान लगता है वो सब बाजू में रखो. एक टेबल चेयर, छोटा सा क्यों ना हो, सब जगह नहीं है बोलो मत. जिस जगह पे आप नॉर्मली पढ़ाई करते हो, बेड छोड़कर, बेड इज नॉट द प्लेस टू स्टडी. बेड छोड़कर जहां पर भी पढ़ते हो, वैसे जगह पर यू प्लीज थिंक दिस, कीप दिस थिंग्स. आर वी ऑल रेडी फ्रेंड्स? ये सब चीजें हैं आपके पास, तैयार है? गुड. आई एम सीइंग ए क्वाइट नंबर ऑफ yeses. ग्रेट. सो कॉमर्स टू ई कॉमर्स जब मैं बात करता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट कॉमर्स टू ई कॉमर्स? तो इट इज शिफ्टिंग ऑफ थिंग्स. पहले होता था फिजिकल स्टोर. एक मैंने सिंपल फ्रूट्स का दुकान रखा हुआ है आपके सामने, बहुत सारे जन फ्रूट्स बेच रहे हैं, बहुत सारे रास्ते में आप लोग देखोगे फ्रूट्स और वेजिटेबल का दुकान बढ़ गया है. आप खुद मार्केट में जाके खरीदते हो, दैट इज कॉमर्स. वहां से हम लोग आ गए हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग? एक लैपटॉप और उसमें एक कार्ड. तो क्या है बेसिकली इसका मतलब कि बिजनेस जो है, बिजनेस का नेचर चेंज हो चुका है. इवन आज अगर हम लोग सोचेंगे, तुम में से कई सारे लोग मेरे दोस्तों, आज खासकर पिछले 3 महीने में कॉमर्स टू ई कॉमर्स में आ गए हो. डू यू एग्री विथ व्हाट आई से? प्लीज टाइप यस और नो. हमारे घर पे जितना सामान पहले हम लोग फिजिकली जाके खरीदते थे, आजकल हमारा ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गया है. इतना ही नहीं, आज मैं जो तुमको लेक्चर दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्स टू ई कॉमर्स. जो हम लोग बैठ के सामने बैठ के लेक्चर लेके बात करते थे, आज हम लोग, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, लेकिन लेक्चर वही चल रहा है. तो ऐसे में the world has become a small market. So I say business has crossed the country boundaries. Business has crossed the country boundaries. मतलब आज मैं यहाँ पर बैठकर, ध्यान में रखना, कभी कभी मैं वेबिनार लेता हूँ, मैंने अभी आपको पता नहीं होगा, आई डोंट नो, बट
जैसे तुम लोगों के लिए नॉलेज का वेबिनार में लेता था, वैसे 10वीं वाले लोग के लिए, खासकर जो एसएससी 2020 पास हो गए, उन लोगों के लिए मैं रिजल्ट्स के बाद आई कंडक्टेड सम 10 to 12 webinars and you will not believe I had students, मतलब कल्याण के तो लेक्चर बैठते ही थे वो वेबिनार. I had students joining in from Airoli. I had students joining in from Bangalore. I had students joining in from Chennai. बेसिकली उन लोगों को कॉमर्स के बारे में मालूमात चाहिए था. मतलब मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर बैठ के अपना काम करता रहा, वो लोग मेरा लेक्चर ज्वाइन हो गए. सो आई हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर्स ऑफ महाराष्ट्र फॉर मी. कल चल के मैं अकाउंटेंसी दिल्ली वाले को भी सिखा सकता हूँ, चेन्नई वाले को भी सिखा सकता हूँ. और आजकल तो आपको मालूम है ये जो कंसेप्ट आया है वीडियो सेलिंग का, पेन ड्राइव सेलिंग का या टीचिंग का, इसमें स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन के तरफ जा रहा है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है. सो आई वांट टू से दैट अगर एजुकेशन में इतना चेंजेस हुआ, आपकी फिजिकल मार्केट तो चेंज हो ही जाएगा. तो डेफिनेटली मैं आज जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, हो सकता है कल मैं एंटायर इंडिया कवर करूँ या उसके आगे आई कैन टीच पीपल सिटिंग एट सम अदर प्लेसेस ऑल्सो. फ्रेंड्स, ऐसे में मेरे को जो पेमेंट्स मिलेगा इंडियन स्टूडेंट्स रुपीज में देंगे, तो बाहर के बच्चे जो देंगे दैट विल बी इन डॉलर्स एंड पाउंड्स एंड येन्स एंड सो मेनी थिंग्स. So that is where foreign exchange fluctuation comes into play. You must understand currency is broadly divided into two categories, the home currency and the foreign currency. What is a home currency and what is a foreign currency? If I am doing this business, तो मेरे लिए home currency क्या होगा वो लिखो. My home currency will be rupees. Very good. क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और इंडिया का करेंसी रुपीज है, इसीलिए माय होम करेंसी विल बी रुपीज. बाकी दुनिया भर का डॉलर्स, येन्स, पाउंड्स जो भी आएंगे वो सब मेरे लिए फॉरेन करेंसी रहेगा. वही अगर मैं अमेरिका बेस्ड होता था तो वहां का डॉलर मेरा होम करेंसी रहता था और बाकी का सब मेरा फॉरेन करेंसी होता था. तो बेसिकली याद रख लेना, जिस देश में हम लोग रहते हैं वो होम करेंसी, बाकी का जो है फॉरेन करेंसी. एग्जांपल दिया है, इफ एन इंडियन ट्रेडर एक्सपोर्ट्स मशीनरी ऑफ $1 lakh from Germany, then he will record the value of machinery in rupees on the basis of existing rate of exchange on the date of purchase. The word exports is wrong, it should be imports. ठीक है, हमने खरीदा है फ्रॉम जर्मनी है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया, पॉज लिया, क्योंकि वो फ्रॉम जर्मनी नहीं होना चाहिए था अगर वो एक्सपोर्ट्स है. तो इधर इंपोर्ट. दिस एग्जांपल, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. रुपीज इज द होम करेंसी एंड डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी. Am I clear with this? Excuse me, friends. Yeah. Things clear till this part? होम करेंसी, फॉरेन करेंसी सब लोगों को मालूम पड़ा. सेकेंड इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बात किया था रेट के बारे में. रेट जो आता है वो है स्पॉट रेट एंड करंट रेट. So we are having two types of rate. What is a spot rate and what is a current rate? आपको क्या लगता है spot rate क्या होगा? Exchange rate, okay. Spot rate किसको बोलते हैं?
existing rate, Gayatri wants to say the date of settlement, the rate of exchange existing on the date of transaction, correct. तो spot rate होता है कि अगर मैंने एग्जांपल वही कंटिन्यू किया, if the exchange rate on the date of purchase of machinery was $1 is equal to 82 on the date of purchase, then this existing rate will be called as spot rate. अब ये रेट हर टाइम चेंज होते रहता है, तो खरीदा जिस वक्त उस वक्त का भाव को स्पॉट रेट बोलते हैं, और when the rate goes on changing every day, that rates are called as the current rate. तो ये स्पॉट रेट और करंट रेट अलग अलग होता है, इसीलिए हर ट्रांजैक्शन में there is either profit or there is loss. There is either profit or there is loss. You have to understand it very carefully. और वहां पर हमको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिकॉर्ड करना पड़ता है प्रॉफिट लॉस का. तो इफ वी टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज, we know that businessmen can be broadly classified as importer and exporter. मैंने पहले जो एग्जांपल लिया था that उसमें the trader was an importer. ठीक है, ट्रेडर कौन था? इंपोर्टर. दूसरा हो सकता है एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर में वो गुड्स बेचता है. तो इसमें दो ही जर्नल एंट्रीज आने वाले हैं. क्या दो जर्नल एंट्रीज आएंगे? एक तो हमने बेचा और दूसरा अपने को पैसा मिला. So the two transactions which are possible is for export of goods. Entry आएगा buyer लिखो या debtor लिखो, either of the two. You can say buyer or debtor's account debited to sales account. और सेटलमेंट जब आएगा तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बायर्स अकाउंट. याद है आपको ये जर्नल एंट्रीज? अब इसमें क्या वेरिएशन आ सकता है हमको एक्चुअल क्वेश्चंस में? क्वेश्चन कैसा बड़ा होता था, एक्सपोर्ट ₹1,00,000 का हुआ तो सेटलमेंट उसका अलग अलग पेमेंट 30, 36, 40 ऐसा पेमेंट आता था. हर 30, 30, 40 ये जो 3 दिन में पेमेंट आता था, रेट्स क्या होते थे? चेंज होते थे. और उसमें से भी अगर एक आधा इंस्टॉलमेंट अगले साल गया तो और जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन वगैरह आता था. सो फ्रेंड्स, उसी प्रकार से अगर हम लोग इंपोर्टर की बात करें तो इंपोर्टर के बुक्स में दो जर्नल एंट्रीज आएगा, एक इंपोर्ट का और दूसरा पेमेंट मेड का. ये भी सिंपल है, आप लोगों को मालूम है, इसमें कुछ नया बात नहीं. तो मैं बता रहा था कि अगर पेमेंट हम लोगों का सेटलमेंट इसी साल हो गया, वेदर यू आर एन इंपोर्टर और वेदर यू आर एन एक्सपोर्टर, सेटलमेंट इसी साल हो गया तो आप बच गए. लेकिन अगर सेटलमेंट एक इंस्टॉलमेंट अगले साल जाता है तो एट द एंड ऑफ द ईयर आवर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर टू बी रीवैल्यूड and there will be either profit or there will be loss on revaluation. So do you remember this words, profit or loss or revaluation? And that profit or loss will be transferred to foreign exchange fluctuation account. प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट क्लेम करेंगे. सो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे वही चीज बताया. सिंस द डेट ऑफ परचेज और सेल and the date of settlement will be different, there will be profit or loss on foreign exchange which must be adjusted through foreign exchange fluctuation account. Mr. Ashok, you are troubling. प्लीज डोंट प्रेजेंट. आपको वहां पर जाने का जरूरत ही नहीं है. मैं फिर बता रहा हूँ, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग आपसे अच्छा कभी कभी बिहेव कर लेते हैं. प्लीज डोंट गो टू दैट प्रेजेंटेशन पार्ट. फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो हमने बात किया या तो फायदा हो सकता है या तो नुकसान हो सकता है. ठीक है, फायदा हुआ, कब फायदा होगा अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों में रूल्स चेंज होता है, ऑपोजिट रहता है. अगर मैंने सामान बेचा है और भाव बढ़ गया तो मेरे को फायदा होगा, और अगर भाव गिर गया तो मुझे नुकसान होगा.
वही अगर मैं इंपोर्टर की बात करूं तो भाव बढ़ने से मेरा नुकसान होगा, भाव कम होने से मेरे को फायदा होगा। बोलो क्या ये लॉजिक सब लोगों को याद है क्या? यस, नो और डोंट नो? वेरी गुड। बहुत सिंपल चीजें हम लोग बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सब आप लोगों को सिखाया हुआ है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज आउट द थिंग्स। सो अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आया तो जर्नल एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम लोग एक्सपोर्टर है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसीलिए एंट्री आएगा बायर्स अकाउंट या डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। और अगर इंपोर्टर है तो बायर के जगह पे सेलर्स अकाउंट डेबिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। जो भी रहेगा बायर सेलर, उसके हिसाब से आप लोगों को जो है एंट्रीज लिखना पड़ेगा। डेटर क्रेडिटर का मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर सेटलमेंट जाते वक्त अगर ईयर एंडिंग क्रॉस हुआ तो डेफिनेटली हमको एंड ऑफ द ईयर में रीवैल्यूएशन करना होगा। तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर all debtors and creditors must be revalued on the basis of spot rate on the last day of the year. So friends, when payment is made or received in the next year, profit or loss will be calculated as a difference between revalued figure and the date of settlement. Let us try to take an example and understand this particular logic. पीवीके लिमिटेड इनवॉइस्ड, मैंने आपका नोट्स का ही एग्जांपल उठाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। पीवीके लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी वर्थ $1 लाख ऑन 10th मार्च 2005 और एक्सचेंज रेट उस दिन था 71 और पेमेंट मिला हमको 23 मार्च, 29 मार्च और 15 अप्रैल। जो सिखाया देखो वही सब बातें आ गई। अगर हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है, अगर हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है तो मेरे दोस्तों ये 15 अप्रैल वाला जो पेमेंट है दैट इज कमिंग इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो 25,000 रुपया ये जो मिलने का था इसको हमको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा और उस दिन 31 मार्च को रेट हो गया है 75। सो हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होगा? तो मैंने बोला 10th मार्च को सबसे पहला हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल का एंट्री आएगा। हमने वेस्ट जर्मनी को गुड्स बेचा तो वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 71 रुपीस। एवरीवन प्लीज ट्राई टू बी विथ मी। मेरे को आंसर्स में जब पूछूंगा तो देते रहना। मेरे को प्रॉफिट लॉस का ही मैं तुम लोगों को मेन जगह पे ध्यान देने वाला हूँ। 23 मार्च को हमको पहला इंस्टॉलमेंट मिला 72 रुपीस का, 71 का भाव में बेचा, 72 मिला, मतलब प्रॉफिट हुआ हम लोगों को 1 रुपीस का। अशोक फुंडे को निकाल दो प्लीज ग्रुप से। सो वी वर टॉकिंग 71 का 72 हो गया, मतलब 1 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हुआ ऑन $40,000। फिर हमको 29 मार्च को 35,000 रिसीव हुआ, लेकिन उस दिन भाव 71 का 71 ही था। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। 31 मार्च को यही बात इंपॉर्टेंट बता रहा था कि बाकी का $25,000 को हम लोग रीवैल्यू करेंगे एट 75। तो 71 का 75 हो गया तो हम लोग बोलेंगे ₹4 का हमको प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद फाइनल सेटलमेंट जब $25,000 मिलेगा बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वेस्ट जर्मनी, लेकिन भाव 74 मिला। अब 71 और 74 नहीं देखने का, पिछले साल के आखिरी दिन हमने उसको 75 में रीवैल्यू कर दिया तो 75 के बदले में हमको सिर्फ 74 मिला। इसीलिए 15 अप्रैल को वी विल रिकॉर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 ऑन $25,000। Yes, Jyoti Gupta, correct. So
आई होप दिस एग्जाम्पल मेक्स द कंसेप्ट, जो कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर सीखा था, क्या कंसेप्ट सीखा था हम लोगों ने यहाँ पर, कि when payment is made or received in the next year, profit or loss will be calculated as a difference between 75 and 74, not 71 and 74. There is a huge difference between the two. Is this logic, is this concept clear with all of you? Does anybody has any doubt? You can definitely ask it now. अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी नाउ.